नमस्कार। सुबह की 8 बजने के साथ ही वक्त हो गया है चुनावी खबर अखबार पर नजर का। आपके साथ मैं दीपिका सिंह और आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। तो अगले घंटे तक बने रहिए हमारे साथ, चूंकि अगले घंटे में चाय की चुस्कियों के साथ हम आपको बताएंगे तमाम बड़ी अखबारों की हेडलाइंस, सुर्खियां। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बड़े बयान की। उन्होंने कहा है कि कुछ लोगों को पाकिस्तान से समर्थन मिल रहा है, ये जांच का विषय है। दैनिक जागरण में खबर छपी है। पीएम मोदी ने न्यूज एजेंसी आईएनएस से बातचीत के दौरान पाकिस्तान से भारतीय नेताओं के समर्थन को लेकर पूछे गए सवाल पर कहा कि मुझे समझ नहीं आता कि हमारे खिलाफ दुश्मनी रखने वाले कुछ चुनिंदा लोगों के समूह को पाकिस्तान से समर्थन क्यों मिलता है, वहां से कुछ खास व्यक्तियों के लिए समर्थन की आवाजें क्यों उठती है। गंभीर मामला है, इसकी जांच जरूरी हो जाती है। देखिए, इसके अलावा और आपको तमाम बड़ी बातें भी बता दें। विशेष साक्षात्कार में मोदी ने देश की राजनीति, भ्रष्टाचार सहित तमाम मुद्दों पर अपनी बात रखी। नैरेटिव गढ़ने वाले लोगों ने देश का बहुत नुकसान किया। हमारा लक्ष्य प्रतिभाओं को अवसर देना है। हमारी प्राथमिकता है कि देश के युवाओं को रोजगार मिले, देश का धन बाहर न जाए। हम जब वोकल फॉर लोकल की बात करते हैं तो विपक्षी कहते हैं ये ग्लोबलाइजेशन के खिलाफ है। अगर यूपीआई ना होता तो कोविड की लड़ाई हम कैसे लड़ते। देखिए, तमाम जो बातें हैं इस साक्षात्कार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते नजर आए। देखिए, सीधा मतलब है, अभी मोनिका आपने भी देखा होगा किस तरीके से पाकिस्तान पार से आईएनडीआईए गठबंधन को समर्थन मिल रहा है। फवाद चौधरी जो तब मंत्री हुआ करते थे, अभी हाल ही में वह पत्रकार हैं। लगातार वह इस बाबत कहीं ना कहीं आईएनडीआईए गठबंधन को सपोर्ट कर रहे हैं। उनकी मंशा क्या है जरा वो स्पष्ट करें। इससे पहले उन्होंने राहुल गांधी की तारीफ की थी। हाल ही में आपने देखा होगा कि जिस दिन छठे चरण की वोटिंग थी तब आम आदमी पार्टी को भी सपोर्ट करते, अरविंद केजरीवाल को सपोर्ट करते नजर आए थे। इस बीच बैठे बिठाए जो मुद्दा है कहीं ना कहीं बीजेपी को मिल गया। बीजेपी कह रही है आईएनडीआईए गठबंधन को इसीलिए पाकिस्तान अपनाना चाहती है या फिर वहां का प्रधानमंत्री बनाना चाहती है कि ये पाकिस्तान के लिए मुफीद होगा। बिल्कुल। और देखिए, भले ही अरविंद केजरीवाल ने तुरंत इस बात पर जो है संज्ञान लेते हुए करारा जवाब दिया, रीपोस्ट किया उन्होंने और कहा कि देखिए, ये जो चुनाव है, भारतीय चुनाव, ये हमारा आंतरिक मामला है, ये हमारा इंटरनल अफेयर है, हमारा अपना पर्सनल मैटर है। आप इसमें इंटरफेयर ना करें, आप अपने मुद्दों को देखें, अपने देश की जो दिक्कतें हैं उन्हें देखें। चूंकि पाकिस्तान लगातार, सभी जानते हैं कि आर्थिक समस्या से जूझ रहा है, लगातार उसे जो IMF से लोन लेना पड़ रहा है, पड़ोसी मुल्कों से उसे पैसों की दरकार है, चूंकि वहां पर महंगाई चरम पर है और ऐसे तमाम मुद्दे हैं। आतंकवाद का मुद्दा है जो लगातार पाकिस्तान को घेरे हुए है। लेकिन लगातार पाकिस्तान की तरफ से, खासतौर से जैसे कि हमने जिक्र किया, इमरान खान सरकार में मंत्री रह चुके फवाद चौधरी, वो जब टिप्पणी करते हैं भारतीय चुनावों के दौरान और यहाँ पर जब कांग्रेस पार्टी का पक्ष लेते हैं या फिर आम आदमी पार्टी का पक्ष लेते हैं, तो कहीं ना कहीं विपक्ष को, माफ कीजिएगा, मौजूदा सरकार को, बीजेपी को एक मुद्दा मिल जाता है। और देखिए, इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी निशाने में लिया और कहा कि जांच का विषय हो जाता है कि आखिर क्यों बार बार वो आईएनडीआईए को सपोर्ट करने की बात करे। क्या वो ये जानते हैं कि बीजेपी अगर सत्ता में बनी रहेगी तो पाकिस्तान की दाल जो है वो नहीं गल पाएगी। तो देखिए, कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल का नाम नहीं लिया, राहुल गांधी का भी नाम नहीं लिया। बिना नाम लिए प्रधानमंत्री मोदी ने इस बाबत जिक्र किया। उन्होंने ये भी कहा कि हमारा लोकतंत्र बहुत परिपक्व है, यह तंदुरुस्त परंपराएं हैं। भारत के मतदाता बाहर की किसी भी हरकतों या ताकतों से कतई प्रभावित नहीं हो सकते। इस बात को पाकिस्तान को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि अक्सर देखा गया है जब भी हमारे देश में कुछ भी उथल पुथल होती है, हमारे पड़ोसी देश जो हैं वो बहुत चिंतित हो जाते हैं और उनका मकसद यही होता है कि हमारे देश में ताक झांक कर पाए, लेकिन उनको हम मौका किसी भी तरीके से नहीं देते। ये एक बहुत अच्छी बात है मोनिका। और देखिए, पीएम ने यह भी कहा कि मुझे लगता है मैं जिस पद पर हूं उसे देखते हुए मुझे ऐसी मुद्दों पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं आपकी चिंता को समझता हूं। ऐसे में ये जो मामला है काफी गंभीर हो जाता है कि आखिर पड़ोसी मुल्क को क्या पड़ी है, क्यों वो बार बार भारत के आंतरिक मामलों में ना सिर्फ इंटरफेयर कर रहा है बल्कि खास तमाम राजनीतिक दलों को भिड़ाने की कोशिश भी। बिल्कुल, तमाम जो राजनीतिक दल हैं, देखिए, हैं तो कम से कम वो देश के ही, लेकिन उसको पर्टिकुलर आप अपने लिए प्रभावित करने की कोशिश करें या अपने लिए उसको सोचें कि ये हमारे लिए कितने मुफीद हैं, तो ये ठीक नहीं होता। बहरहाल आगे बढ़ जाएंगे। गृहमंत्री अमित शाह का बड़ा दावा सामने आया। कहा, हार का ठीकरा राहुल गांधी नहीं, खड़गे पर फोड़ेगी कांग्रेस। अमर उजाला ने इस खबर को जगह दी।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को दावा किया कि 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद कांग्रेस की हार का ठीकरा पार्टी नेताओं राहुल गांधी, उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा पर नहीं बल्कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर फूटेगा। उनकी नौकरी जाने वाली है। तो देखिए, अमर उजाला की वो हेडलाइन भी आपको दिखा रहे हैं। इस बार हार का ठीकरा भाई बहन पर नहीं, खड़गे पर फूटेगा, ये अमित शाह ने कहा है। भाई बहन से मतलब है राहुल और प्रियंका, और खड़गे जो कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। देखिए, ये बात गृह मंत्री अमित शाह ने कही। देखिए, कुशीनगर, बलिया, वाराणसी में बोले हैं और कहा कि मोदी के रहते आरक्षण पर कोई हाथ नहीं लगा सकता है। ये भी अपना जो पक्ष है वो साफ कर दिया है। और देखिए, उन्होंने इस दौरान कांग्रेस समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि देखिए, राहुल गांधी तो ईवीएम पर हार का ठीकरा फोड़ेंगे, लेकिन इस बार ये जो हार है कांग्रेस पार्टी की, ईवीएम को तो हमेशा ही जो है निशाने पर लिया जाता है, लेकिन इस बीच देखिए इस बार ये बड़ी जिम्मेदारी जो है ये खड़गे को भी अपने ऊपर लेनी होगी। शाह ने कहा कि देखिए, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस हो, बीएसपी हो, सभी जो है भ्रष्टाचार में इनका शासन लिप्त रहा। एक तरफ नरेंद्र मोदी की 10 साल की सरकार है जिन पर आज 25 पैसे का भी दाग नहीं है। ये भी कहा कि देखिए, कुछ लोग छुट्टी मनाने इटली, ऑस्ट्रेलिया चले जाते हैं। दूसरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है जिन्होंने 10 साल में छुट्टी तक नहीं ली, बल्कि अपनी जो दिवाली है वो भी सेना के जवानों के साथ मनाते हुए दिखाई देते हैं। देखिए, इसके अलावा कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने 1 जून को INDIA की बैठक बुलाई है, जब 7वें चरण का मतदान होना है और इसी को लेकर कहीं ना कहीं इस बाबत टारगेट किया गया कि देखिए कि भाई बहन की जोड़ी को, शहजादे को यहाँ पर सामने नहीं लिया जाता, यानी कि जब हार होगी तब ठीकरा उनके सर पर नहीं फोड़ा जाएगा, तो कहीं ना कहीं ठीकरा फोड़ा जाएगा मल्लिकार्जुन खड़गे के सर पर। ये अमित शाह कहते नजर आए हैं। उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल। और देखिए दीपिका, ये भी उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के एटम बॉम्ब से कांग्रेसी डरते होंगे, क्योंकि आपको याद होगा मणिशंकर अय्यर का बयान, जिन्होंने कहा कि पाकिस्तान के पास भी परमाणु शक्ति है, ऐसे में भारत को सोच समझकर बात रखनी चाहिए। तो इसी बयान पर भारतीय जनता पार्टी लगातार आक्रामक है। और अब ये देखिए, गृह मंत्री जब उन्होंने कहा ही है कि हार का ठीकरा भाई बहन पर नहीं, खड़गे पर फूटेगा, तो इस बात का भी जिक्र किया कि पाकिस्तान के एटम बॉम्ब से कांग्रेसी डरते होंगे। हमारी सरकार तो सशक्त है, कड़े फैसले लेने में हमारी जो विदेश नीति है वो काफी मजबूत है। उन्होंने कहा कि देखिए, पाकिस्तान ने जो कश्मीर पर कब्जा किया हुआ है, पाक अधिकृत कश्मीर है, इसे हम हर हाल में लेकर रहेंगे। और जिस तरह से पाकिस्तान के एटम बॉम्ब से कांग्रेस और उसके सहयोगी डरते होंगे, भाजपा और मोदी तो इससे नहीं डरते हैं। एक तीर से कई निशाने साधने की कोशिश अमित शाह ने करी है। देखिए, एक तरफ तो पाकिस्तान को लेकर कटघरे में खड़ा कर दिया कि पाकिस्तान लगातार क्यों सपोर्ट कर रहा है INDIA गठबंधन को। दूसरी बात, उन्होंने भाई बहन को लेकर कर दिया, यानी कि परिवारवाद पर निशाना साध दिया। उन्होंने कहा जब 4 जून को हार होगी, जब नतीजे सामने आएंगे, तो इसका ठीकरा भाई बहन पर नहीं फोड़ा जाएगा। देखिए, इस सिनेरियो को यदि आप मोनिका पीछे लेकर लौटेंगी, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों को मद्देनजर देखेंगी, तब लगातार किस तरीके से कह सकते हैं प्रियंका गांधी वाड्रा सक्रिय रही थी, लड़की हूं, लड़ सकती हूं, हार हुई थी, तब प्रदेश अध्यक्ष पर ठीकरा फोड़ दिया गया था। और कहीं ना कहीं यही बात जो है अमित शाह एक बार फिर से कहते नजर आए हैं कि ये लोग जो है, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो प्रियंका गांधी हो, ये सेफ जोन में है। ठीकरा फोड़ा जाएगा तो मल्लिकार्जुन खड़गे के सर पर फोड़ा जाएगा। और देखिए दीपिका, आपकी इस बात में मैं जोड़ना चाहूंगी, अभी कुछ दिन पहले हमने देखा था अमेठी में, वहां के जो कांग्रेसी कार्यकर्ता है जो ग्राउंड जीरो पर काम कर रहे हैं, उनका कहना था कि राहुल गांधी को एक बार फिर से चुनाव लड़वाना है, हम उन्हें जिता नहीं पाए थे, इस बार हम उन्हें जिताएंगे। मतलब वो जो आत्मगिलानी है ना, वो उन लोगों में है, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में, कि हम जिता नहीं पाए राहुल गांधी को पिछले चुनावों में, और इस बार हम लेकिन ये तमाम चीजें राहुल जीते। गांधी ने समझी कहाँ। यदि अमेठी का हम जिक्र करें तो राहुल गांधी 3 बार से वहां पर सांसद रहे हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं कि राहुल गांधी ने वापस से अमेठी को चुना। उन्होंने अपनी माताजी की सीट, यानी कि सोनिया गांधी की परंपरागत सीट रायबरेली को चुने। हालांकि वो सीट भी गांधी परिवार का गढ़ मानी जाती थी, लेकिन अमेठी को छोड़ना कहीं ना कहीं जो कांग्रेस के तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनके ऊपर एक कुठाराघात था। और देखिए, ये भी समझने की जरूरत है कि राहुल गांधी जिस पद पर है, उस पद पर वो जिम्मेदारी को शायद उतनी तरीके से गंभीरता से नहीं ले रहे, लेकिन जो ग्राउंड जीरो पर कार्यकर्ता काम कर रहा है, उनका मनोबल टूटता है, उनका मनोबल टूट रहा है। वो कहीं ना कहीं ये महसूस कर रहे हैं कि शायद उनकी किसी गलती की वजह से राहुल गांधी पिछले चुनावों में हार गए थे। तो ये एक माइंडसेट है जो है कहीं ना कहीं नजर आता है। तमाम छोटी छोटी बातें
जिसको लेकर कई तरह से हाइप पर पहुंचा दिया बीजेपी ने। हर एक एंगल को टारगेट किया गया हो, चाहे देखिए आप आरक्षण का मुद्दा देख लीजिए, जिसमें 50% कैप हटाने की बात अपने मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने करी है, या फिर इसके अलावा आप ये देख लीजिए फ्री बिजली का सिस्टम देख लीजिए, आप आम आदमी पार्टी का मैनिफेस्टो उठाकर देखिए। आम आदमी पार्टी ने कहा किस तरीके से पूरे देश में फ्री बिजली देंगे, लेकिन धरातल पर क्या तमाम चीजें उतर पाएंगी ये भी तो बताना जनता को जरूरी है। इन तमाम बातों को पॉइंट आउट किया गया है। चलिए आगे बढ़ जाएंगे। मारपीट मामले में सुनवाई के दौरान रो पड़ी स्वाति मालीवाल, विभव को नहीं मिली बेल। दैनिक भास्कर ने इस खबर को जगह दी है, तो देखिए इस खबर को जगह दी गई है। विभव कुमार के वकील ने कहा कि स्वाति मालीवाल ने सीएम हाउस के ड्राइंग रूम को जानबूझकर चुना था क्योंकि वहां पर कोई सीसीटीवी नहीं है। वो जानती थी कि वहां सीसीटीवी नहीं है, इसीलिए इस जगह को चुना ताकि बाद में सुविधा के अनुसार आरोप लगाया जा सके। उन्होंने कहा कि एक तरह से ये सब कुछ सुनियोजित था, मेरे मुवक्किल की छवि को जानबूझकर खराब किया जा रहा है। देखिए इस खबर को दैनिक भास्कर ने जगह दी है। विभव को जमानत नहीं, कोर्ट में रोते हुए स्वाति मालीवाल बोली मेरा जो सर है वो टेबल पर पटक दिया। देखिए स्वाति मालीवाल से कल पूछताछ की गई थी और दिल्ली कोर्ट में केजरीवाल के पीओ की जो तमाम दलीलें थी वो भी खारिज कर दी गई। यहाँ पर दो खबरें सामने आई हैं। देखिए एक तो स्वाति मालीवाल का केस, ऊपर से दूसरा केस आपका याद होगा आपको कि केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से 1 हफ्ते की मोहलत मांगी, ये एक अलग खबर है। लेकिन इस खबर पर वापस आते हैं तो यहाँ पर जो कहा गया स्वाति मालीवाल के द्वारा कि विभव को फोन कर सीएम हाउस बुलाया गया, महिला आयोग ने ये बात कही है। तो राष्ट्रीय महिला आयोग ने सोमवार को कहा मालीवाल के सीएम हाउस पहुंचने के बाद विभव कुमार को फोन करके बुलाया गया था। इस संबंध में दिल्ली के मुख्यमंत्री सहित सभी संबंधित व्यक्तियों के कॉल डिटेल रिकॉर्ड की जांच करना जरूरी है। स्वाति मालीवाल से मारपीट के आरोप में गिरफ्तार विभव कुमार को 30,000 कोर्ट से जमानत देने से इनकार कर दिया गया है। विभव दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के पीए हैं। इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देंगे, लेकिन इस पूरी घटना के बाद एक बार फिर से आम आदमी पार्टी जो है उसकी नीयत जो है वो कटघरे में खड़ी हो गई। देखिए इन तमाम बातों से कहीं ना कहीं आप देख पाएंगे कि जब राहुल गांधी की जनसभा थी दिल्ली के अंदर, तब राहुल गांधी की जनसभा में न्योता नहीं दिया गया था आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल को, चूंकि यहाँ पर स्वाति मालीवाल का केस सामने आ गया था। और कहीं ना कहीं अब कह सकते हैं दोहरी चुनौती का सामना मोनिका अब कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को करना पड़ेगा, अरविंद केजरीवाल को करना पड़ेगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को एक तो अपनी छवि को पाक साफ दिखाना है दिल्ली की जनता के सामने। अब स्वाति मालीवाल केस में ही हो गया कि आप महिलाओं को लेकर कितने असंवेदनशील हैं, क्योंकि आप अपनी महिला सांसद के साथ ऐसा व्यवहार कर सकते हैं तो आपका तो दूसरी महिलाओं के साथ क्या कुछ सोच होगी, क्या कुछ विचार होंगे। ये जो मुद्दा है अब लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। देखिए राजधानी दिल्ली में महिला सुरक्षा का जो मामला है ये हमेशा से सुर्खियों में रहा है और अब चूंकि देखिए दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है और सबसे दिलचस्प बात यह कि जिस महिला ने आरोप लगाया वह खुद उन्हीं की पार्टी की राज्यसभा सांसद भी है। और अब ये कहकर पल्ला झाड़ लेना कि महिला का चरित्र ही ऐसा है, वो तो पहले अपने पिता पर भी आरोप लगाती थी, किसी भी तरह का जस्टिफिकेशन नहीं है। अगर आपको इतनी ही दिक्कत थी उनके चरित्र से या फिर उनके पिता पर आरोप लगाने से तो आपने अपनी पार्टी में उन्हें शामिल क्यों कराया, राज्यसभा का टिकट क्यों दिया, पद उन्हें राज्यसभा का क्यों मिला, ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब आम आदमी पार्टी को देने होंगे। लेकिन लगातार वो हर मंच से कन्नी काटते हुए दिखाई दे रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने इस मामले पर अभी भी एक बार भी प्रतिक्रिया नहीं दी। 30 घंटे के बाद आपको याद होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, इसके बाद में 30 घंटे के बाद संजय सिंह आते हैं, तब वो मानते हैं कि हाँ स्वाति मालीवाल के साथ अभद्रता हुई थी, उनके साथ मारपीट हुई थी। जिक्र करिए संजय सिंह का, संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस तो की, लेकिन अब देखिए आम आदमी पार्टी के नेता क्या कह रहे हैं कि संजय सिंह को पता नहीं था राज्यसभा पद पर एक व्यक्ति बैठा है, आपकी पार्टी में कद्दावर नेता है और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है और उन्हें पता ही नहीं था कि वो क्या कह रहे हैं। मतलब जनता को आप कम से कम इतना कह सकते हैं ना समझिए कि जनता कुछ ना समझ पाए। और देखिए ये बात सच भी है कि आम आदमी पार्टी को अपने आप जो छवि है वो दुरुस्त करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके नतीजे हैं वो गंभीर हो सकते हैं आम आदमी पार्टी के लिए। चलिए मोनिका आगे बढ़ जाते हैं अपन। जी, तो नतीजों से पहले विपक्ष जो है वो कहीं ना कहीं एकजुटता की कोशिश कर रहा है और गोलबंदी करने की कोशिश। और देखिए 1 जून को खड़गे के आवास पर एक बैठक होगी, ममता बनर्जी नहीं रहेंगी इस दौरान मौजूद।
तो देखिए, हिंदुस्तान टाइम्स ने भी इस खबर को जगह दी। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण की वोटिंग के लिए 1 जून को इंडिया गठबंधन के शीर्ष नेताओं की बैठक बुलाई गई। इस बैठक में चुनाव नतीजों के साथ आगे की रणनीति को लेकर मंथन किया गया है। लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून को आएंगे। ऐसे में नतीजे से पहले इंडिया गठबंधन की बैठक काफी अहम मानी जा रही है। चुनाव के बाद की परिस्थितियों के मद्देनजर होने वाली बैठक में आपस में एकजुटता बनाए रखने की कोशिश और आगे की तैयार की गई रणनीति को लेकर चर्चा की जानी है। तो ये देखिए, ममता बनर्जी इस बैठक का हिस्सा नहीं रहेंगी। काफी दिलचस्प बात है। देखिए, इस बैठक में आगे की रणनीति पर चर्चा होगी, विचार विमर्श होगा, क्योंकि अब देखिए 1 जून को तो 7वें चरण का मतदान है, वोटिंग पूरी हो ही जाएगी। लेकिन इस बीच देखिए एक बड़ी बैठक है, मल्लिकार्जुन खड़गे यहाँ पर मौजूद रहेंगे और तमाम जो INDIA गठबंधन के बड़े नेता हैं वो भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। लेकिन सबसे अहम बात ये कि तृणमूल कांग्रेस की जो प्रमुख है ममता बनर्जी, वो INDIA की इस बड़ी बैठक से नदारद रहेंगी। तो पहले देखिए, साथ में चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। पश्चिम बंगाल में कह रहे हैं वो गठबंधन का हिस्सा है, लेकिन साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ेंगे। और अब जो कि एक बड़ी बैठक होने वाली है, तो उस बैठक में भी मौजूदगी आपकी नहीं है। और देखिए, आप ये भी देखिए दीपिका, भले ही तृणमूल कांग्रेस की प्रवक्ता कह रहे हो कि हम INDIA गठबंधन का हिस्सा हैं, लेकिन किस मंच से आप एक साथ प्रचार प्रसार करते हुए दिखाई दे रहे हैं? क्या आपने देखा है कहीं उन्हें प्रचार प्रसार एक साथ करते हुए? और इसमें आप ये देखिए, ममता बनर्जी जो हैं, लगातार उनके बयान जो हैं INDIA गठबंधन को लेकर हमेशा से बदल रहे। कभी वो सार्वजनिक तौर पर गुस्सा करती नजर आती हैं। देखिए, सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर बात नहीं हुई, ये सभी ने देखा। इसके अलावा अब जरा इस खबर पर गौर करिए, किस तरीके से यहाँ पर कहा गया है कि इसलिए, मतलब सूत्रों ने बताया है कि INDIA नेताओं की बैठक इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि भाजपा पार के दावे के विपरीत विपक्षी गठबंधन लोकसभा चुनाव को कांटे की टक्कर मान रहा है। ऐसे में 7 चरणों के चुनाव नतीजों का संभावित आकलन, समीक्षा कर भविष्य के लिए एक साझा दृष्टिकोण रखना जरूरी है। हमने पहले ही कहा था, यदि आप 28 दल मिलकर एक गठबंधन को तैयार कर रहे हैं जो एक पार्टी के पक्ष में नहीं विपक्ष में है, तो कहीं ना कहीं आपको एक मत होना जरूरी है। आपके मैनिफेस्टोज अलग जा रहे हैं, आपकी सोच अलग जा रही है। ममता बनर्जी लगातार अपने बयानों को बदल रही है। कभी ये बोलती हैं कि हम INDIA गठबंधन को बाहर से सपोर्ट करेंगे, कभी बोलती हैं कि जो मीटिंग होने वाली है उस मीटिंग में हम शामिल नहीं होंगे। तो कम से कम आपको क्लियर करना होगा। और देखिए, INDIA गठबंधन का जो झंडा बुलंद किए हुए थे नीतीश बाबू, उन्होंने ही पार्टी को त्याग दिया और वापस से बीजेपी का दामन थाम लिया। तो आप इन तमाम सिनेरियो से समझ पाएंगे कि पार्टी कितनी एकजुट है। बिल्कुल। और देखिए, ये भी बताना चाहूंगी कि ममता बनर्जी ने क्या तर्क इसके पीछे दिया है। उन्होंने कहा कि देखिए 1 जून को 9 सीटों पर मतदान होने हैं पश्चिम बंगाल में, ये काफी बड़ा दिन है। उसके साथ ही साथ देखिए, पश्चिम बंगाल में साइक्लोन भी आया हुआ है। ऐसे में हमारे सामने बड़ी चुनौती है, उससे निपटना भी। ये भी बताया कि जिन 9 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं, इन 9 सीटों पर 2019 में हमने बड़ी जीत दर्ज की थी। तमाम 9 सीटें हमारे खाते में आई थी। ऐसे में अगर मैं बीच में ये पोलिंग छोड़ देती हूँ, तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ऐसा सही नहीं होगा। इसीलिए वो इस बैठक का हिस्सा नहीं बन रही। तो ये उनकी तरफ से जो है वो तर्क दिया जा रहा है। हालांकि आपने देखा होगा, तर्क अभी का है मोनिका। इससे पहले आपको याद होगा, जब बीच में बिल्कुल सुषुप्त अवस्था में INDIA गठबंधन पड़ गया था, तब कहीं ना कहीं चाहे वो ममता बनर्जी हों और आपको याद होगा नीतीश कुमार ने भी, जब बीजेपी में शामिल नहीं हुए थे उससे पहले उन्होंने कहा था कि कांग्रेस जो है वो अपने बारे में सोच रही है, विधानसभा चुनावों पर कंसंट्रेशन किए हुई है, यहाँ पर मीटिंग समय समय पर INDIA गठबंधन की होनी चाहिए, वो नहीं हो पा रही है। तो तमाम जो दिग्गज नेता थे उन्होंने ही इस बात को कह सकते हैं कि प्रमुखता से उठाया था कि कहीं ना कहीं जो कांग्रेस है वही पल्ला झाड़ रही, वही यहाँ पर ढीली पड़ती नजर आ रही है। बिल्कुल। तो नजर अगर कोई आ रहा है तो फिलहाल 2 शहजादे, जिन्हें आज बनारस में आप देख पाएंगे। बनारस जो कि प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र है, वहां पर पहुंचेंगे दोनों। लेकिन INDIA के तमाम जो बड़े नेता हैं, दूसरे नेता, जैसे कि अभी हम जिक्र करें तो तृणमूल कांग्रेस का, जो कि मानने को तैयार ही नहीं कि वो INDIA के बाहर हैं। वो बाहर नहीं है, वो अंदर है। लेकिन ये कैसे अंदर है, वो जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं। जस्टिफिकेशन हमें मिल नहीं पा रहा, जस्टिफिकेशन नहीं मिल पा रहा है कि आखिरकार ममता बनर्जी के मन में क्या है, वो सामने फिलहाल नहीं आ रहा। चलिए, खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक छोटे से ब्रेक का हुआ है, कहीं मत जाइएगा, हम फौरन लौटेंगे।
जो भी बात हो, यानी कि यदि देखा जाए कि प्रथम दृष्टया ये अपमानजनक है, आप हम कह सकते हैं कि सर्वश्रेष्ठ हैं, लेकिन हम और अधिक कटुता बढ़ाने में खुद को भागीदार नहीं बनाना चाहते। इस मुद्दे को तूल न दें, हम हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं हैं। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि सियासी दलों के द्वारा घोषणा पत्र में वित्तीय मदद का वादा भ्रष्ट आचरण नहीं है। देखिए, लगातार आप मैनिफेस्टो में तमाम वादे कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर बीजेपी को इस बाबत नसीहत दी कि आप दूसरे को नीचा दिखाने के लिए इस तरह के विज्ञापन का इस्तेमाल नहीं किए। बीजेपी के वकील ने कहा था कि ऐसे विज्ञापन नहीं है, तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस थे उन्होंने कहा कि भाई हमने वो विज्ञापन देखे हैं कि आप उन विज्ञापनों में क्या दर्शाना चाहते हैं, लेकिन उससे कहीं ना कहीं जनता के बीच जो मैसेज जाता है वो मैसेज बहुत गलत जाता है। इसीलिए आप उस विज्ञापन को तत्काल प्रभाव से हटाएंगे। और देखिए, कुछ स्टैंडर्ड्स का भी जिक्र किया है द हिंदू ने इस खबर के साथ। उसमें कहा है कि देखिए, क्रिटिसिज्म तो ठीक है पॉलिटिकल पार्टीज का, लेकिन ये होना चाहिए उनकी पॉलिसीज के बारे में, उनके प्रोग्राम्स के। अगर आपको उनकी नीतियों से कोई परेशानी हाँ, है, आप उसको अगर उन्होंने कोई बताइए। कार्यक्रम किए हैं उनसे आपको दिक्कत है, तो आप वो जताइए। लेकिन निजी हमले करने से आपको पूरी तरह से बचना चाहिए। किसी के भी निजी जीवन पर हमले करने से आपको बचना चाहिए। कहीं ना कहीं किसी भी तरह की अगर टिप्पणी करते हैं तो पहले वेरिफिकेशन आप कर लें। बेबुनियाद टिप्पणियों से भी आपको बचना चाहिए। वाकई में ये एक बहुत बड़ी नज़ीर भी है। न सिर्फ इस आदेश के जरिए सुप्रीम कोर्ट ने एक नज़ीर पेश की है कि विज्ञापन में आप अनर्गल कुछ भी नहीं छाप सकते, क्योंकि विज्ञापन का कहते हैं ना कि तस्वीरों का बहुत असर पड़ता है। इन तस्वीरों के जरिए आप अपने प्रतिद्वंदी को दुश्मन नहीं मान सकते, आप उनकी छवि को खराब नहीं कर सकते। इसका ख्याल आपको रखना होगा। चलिए आगे बढ़ जाएंगे। अखिलेश यादव की एक रैली में एक बार फिर से बेकाबू हो गई भीड़। अखिलेश ने बीजेपी पर लगाया संविधान के साथ खिलवाड़ करने का आरोप। दैनिक जागरण ने इस खबर को तरजीह दी है। उन्होंने कहा कि पूर्वांचल की जो धरती है, धरती पर जैसे जैसे चुनाव आया है, यहाँ के लोगों ने भाजपा के होश उड़ा दिए हैं। दिल्ली वालों का भी आत्मविश्वास लड़खड़ाने लगा है। जो उनकी भाषणों में 400 पार का नारा होता था, वो अब ये नारा भूल गए हैं। तो अखिलेश यादव की रैली में भीड़ बेकाबू हो, ये कई दफा देखने को मिला है। एक बार फिर अखिलेश यादव के समर्थक यहाँ पर बेकाबू होते हुए नजर आए। हालांकि अखिलेश यादव ने तमाम बातों को दरकिनार कर एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को निशाने पर लिया है। देखिए, अखिलेश की सभा में एक बार फिर से भीड़ बेकाबू हो गई। तस्वीर जरा आप देखिए, यहाँ पर साफ तौर पे आप देखिए कि यदि आप तस्वीर पे देखिए, अब आप जरा फोकस तस्वीर पे करिए। तस्वीर को मैं दिखाना चाहूंगी, तस्वीर जरा आप देखिए और जैसे फोकस करने की कोशिश हो सकती है तो करिए, कोशिश करिएगा, क्योंकि साफ तौर पे आप देखेंगे अर्धनग्न अवस्था में तमाम लोग आपको नजर आएंगे। डिसिप्लिन कहीं नहीं, अनुशासन कहीं नहीं। तो आप देखिए, यहाँ पर इस तस्वीर के जरिए मैं आपको बताना चाहूंगी कि गाजीपुर में समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव की जनसभा थी। जनसभा बेकाबू हो गई, सभी ने अपने कपड़े उतार दिए और देखिए, गाजीपुर में चंदौली में मीडिया के मंच पर इतना उत्पात मचाया गया कि मंच ही टूट गया। बेकाबू कार्यकर्ता टंकी, रेलिंग, पंडाल के खंभों पर चढ़ गए, कुर्सियां तक तोड़ डाली। देखिए, पहली मर्तबा नहीं है, कई बार देखा गया अखिलेश की जनसभा जब जब इस लोकसभा चुनाव में हुई है, हर जगह हंगामा देखने को मिला। मजे की बात यह है कि अखिलेश यादव ये कहते हैं, बीजेपी के ऊपर आरोप लगाते हैं कि लाल टोपी पहनकर और गले में गमछा डालकर बीजेपी के ही कार्यकर्ता हैं जो हमारे कार्यकर्ताओं के बीच में घुस जाते हैं और उनके बीच में बैठकर ऐसा उत्पात मचाते हैं। यानी कि अनुशासन तो आपकी पार्टी में नहीं, आप दूसरों को नसीहत देते फिरते या फिर आरोप लगाते नजर आते। तो अखिलेश यादव को फिलहाल ये समझने की जरूरत है, सबसे पहले डिसिप्लिन बहुत जरूरी होता है। आपको समझाना होगा अपने तमाम कार्यकर्ताओं को कि वो व्यवहार कैसा करें। मीडिया का मंच उन्होंने तोड़ डाला, जमकर उत्पात मचाया, क्या ये सही है? तो देखिए, बेकाबू हुई है भीड़, लेकिन अखिलेश यादव लगातार भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते रहे और जो लगातार वो आजकल अलग अलग मंचों से कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि 400 पार का जो नारा है वो भारतीय जनता पार्टी भूल गई है। 140 सीटें भी आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो ये एक बार फिर दोहराते हुए दिखाई दिए और साथ ही साथ जिक्र किया उन्होंने संविधान को बचाने का, कि लगातार संविधान के साथ खिलवाड़ हो रहा है और अगर 5 साल आपने और दे दिए भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए की सरकार को,
तो कहीं ऐसा ना हो कि संविधान पूरा का पूरा बदल दिया जाए। तो अगर संविधान की रक्षा करनी है तो बदलाव की बयार बहनी चाहिए, और इसीलिए आपको जो है इस बार INDIA को वोट करना है। ये तमाम बातें एक बार फिर से अखिलेश यादव कहते हुए नजर आए। नहीं, और फिलहाल मुझे लगता है ये दीपिका कि अखिलेश यादव के जो समर्थक है शायद समाजवादी पार्टी के, वो थोड़े ज्यादा आक्रामक हैं, या क्या कहें, ज्यादा इमोशनल तो हो वही जाते हैं बात अपने है ना नेता कि को जब आपको देखते सबसे हैं पहले वो। अपने घर में झांकना होगा, अपने घर को दुरुस्त करना होगा। बाड़ेबंदी तो अपने घर में करनी पड़ेगी ना। तमाम कार्यकर्ताओं को समझाना पड़ेगा कि अति उत्साह में बहना भी ठीक नहीं। किस तरीके से वो मीडिया के मंच पे, मेरा मीडिया के गैलरी में घुस जाते हैं, मंच पर चढ़ जाते हैं, मंच टूट जाता है, फोटो खिंचवाने की इतनी जबरदस्त होड़ होती है। तो तमाम बातों को अखिलेश यादव को समझना होगा। आप जब दूसरों पर आरोप लगाते हैं तो आपकी शर्ट पर, आपके कुर्ते पर कितने दाग हैं, ये भी कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को देखना चाहिए। मोनिका, चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे राहुल गांधी की। बिहार में कांग्रेस नेता राहुल गांधी का बयान। उन्होंने कहा कि पूरे देश में चल रही INDIA गठबंधन की लहर। अमर उजाला ने खबर को छापा है। राहुल गांधी बिहार के बख्तियारपुर पालीगंज पहुंचे थे और महागठबंधन प्रत्याशी के पक्ष में चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे। देखिए, लोगों को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता ने एक बार फिर से भाजपा पर जमकर निशाना साधा। कहा कि इस बार देश भर में विपक्षी गठबंधन के पक्ष में स्पष्ट लहर है। 4 जून को जब इंडी गठबंधन की सरकार बनेगी तो अग्निपथ योजना को रद्द कर दिया जाएगा। देखिए, देश भर में INDIA गठबंधन की लहर है, ये राहुल गांधी कहते नजर आए हैं। कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और INDIA गठबंधन के बड़े नेता, कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी 2 जगह से चुनाव लड़ रहे हैं। उनका कहना है कि देखिए, देश भर में विपक्षी गठबंधन के पक्ष में लहर चल रही है, और केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी सरकार ने गरीबों से पैसा छीनकर कॉरपोरेट घरानों को दिया है, जिन्होंने इस पैसे को विदेशों में निवेश किया है। बिहार के बख्तियारपुर में चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे राहुल, और दोहराया कि नरेंद्र मोदी फिर से तो प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे, क्योंकि विपक्षी गठबंधन को बहुमत मिलने वाला है। उन्होंने कहा कि गठबंधन की सत्ता में आने पर अग्निपथ योजना को रद्द कर दिया जाएगा, और हर महिला के खाते में हर महीने 8,500 रुपए जमा किए जाएंगे। और कल जब राहुल गांधी रैली कर रहे थे तो उस वक्त हम लोग लाइव कर रहे थे बुलेटिन में, और दीपिका, तो हमने सुना था राहुल गांधी ने इस बात पे बार बार फोकस किया कि देखिए, जुलाई में मिलेगा, अगस्त में मिलेगा, सितंबर में मिलेगा, अक्टूबर में मिलेगा, नवंबर में मिलेगा। कहने का उनका मतलब ये था कि ये जो पैसा हम देंगे अगर हम सत्ता में आ जाते हैं 8,500 रुपए महीने में, ये रुकेगा नहीं। पूरे तमाम महीने उन्होंने गिना दिया, और अगले साल का भी जिक्र कर दिया कि ये जो योजना है ये लगातार धारा प्रवाह चलती जाएगी। इसका फायदा जो है महिलाओं को मिलता जाएगा अगर हम सत्ता में आ जाते हैं तो। अच्छा, इसके अलावा हम लगातार, देखिए, बयानबाजी तो हम मोनिका बता ही रहे हैं, दिखा भी रहे हैं, लेकिन आप जरा राहुल गांधी की बॉडी लैंग्वेज को देखेंगे, उनके शब्दों को सुनेंगे तो बड़ा ही कॉन्फिडेंट नजर आते हैं। अच्छा, इसके अलावा आप तेजस्वी यादव को भी देख लीजिए, दोनों ही नेता जो है एक जैसी जबान का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, ठकाठक ठकाठक ठकाठक, खटाखट खटाखट खटाखट, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है कि पैसे आएंगे आपके खाते में, खटाखट खटाखट खटाखट। ये तेजस्वी यादव ने भी कहा, राहुल गांधी भी कहते नजर आए। तो थोड़ा सा जो कॉन्फिडेंस लेवल जो है, उनके बोलने का तरीका जो है, बख्तियारपुर की इस रैली में साफ तौर पर देखने को मिला। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अडानी और अंबानी को अरबपति बनाने में, यूं कहे कि मिलेनियर बनाने में आप लोगों का योगदान है। लेकिन जरा कांग्रेस भी समझा दे इस बात को हमें कि क्या अडानी अंबानी 10 साल में ही फले फूले हैं? बिल्कुल, ये बताइए ना, क्या 10 साल में फले फूले होंगे? क्या अडानी अंबानी को पहले जो मुफीद जगह है फलने फूलने की, वो मुफीद भूमि किसने मुहैया कराई? ये तो कांग्रेस बताए जरा। बिल्कुल। तो सवाल तो कई हैं, और होता ये है दरअसल कि जो भी विपक्ष में आता है वो सरकार को कटघरे में खड़ा कर देता है, और ये नहीं देखता कि उसने अपने कार्यकाल में क्या किया है। क्योंकि मौके तो सभी को बराबर मिलते हैं, लेकिन अपने मौके पे आप उस वक्त कितने रन बना पाते हैं, कितनी बैटिंग कर पाते हैं, ये देखना होगा। अब ये सवाल कांग्रेस पार्टी की तरफ से उठाए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर, लेकिन सवाल ये भी उठता है कि 2014 से पहले तक तो आप ही की सरकार थी, उस वक्त आपने कितने काम किए आम जनता के लिए? ये सवाल भी जनता पूछती है, भले ही आप इन तमाम बातों को दरकिनार कर दें, लेकिन ये सवाल फहरिस्त तो हैं और बहुत रहेंगे। लंबी है। नीरव मोदी भी हैं, किंगफिशर के मालिक भी हैं, सभी को सब कुछ पता है। हालांकि एक एक बात को राहुल गांधी को जस्टिफाई करना होगा। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं। 31 मई को ट्रायल में शामिल हो सकते हैं प्रज्वल रेवन्ना। वीडियो जारी कर जानकारी को साझा किया। इंडियन एक्सप्रेस ने इस खबर को जगह दी। कर्नाटका के चर्चित अश्लील वीडियो कांड के बाद यौन शोषण के आरोप से घिरे हासन सांसद
प्रज्वल रेवन्ना 31 मई को बेंगलुरु पहुंचेंगे। जानकारी के मुताबिक प्रज्वल रेवन्ना का विमान सुबह 8 बजे बेंगलुरु एयरपोर्ट पर लैंड करेगा। एयरपोर्ट पर पहुंचते ही एसआईटी रेवन्ना को गिरफ्तार कर लेगी। लेकिन देखिए, प्रज्वल रेवन्ना ने ये साफ तौर पर कह दिया है कि मैं जांच में सपोर्ट करूंगा। हालांकि आपको याद होगा किस तरीके से कर्नाटक के जो सीएम हैं उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से दरखास्त की थी और अपील की थी कि आप कहीं ना कहीं प्रज्वल रेवन्ना को साफ तौर पर निष्कासित कर दें, उनको बैन कर दें। देखिए, दैनिक भास्कर ने इस खबर को बहुत छोटी जगह फिलहाल जगह दी है। ये देखिए, हम आपको दिखाना चाहेंगे। अब मोनिका भी उससे खबर को दिखाएगी इंडियन एक्सप्रेस में। देखिए, देखिए बड़ी खबर है ये प्रज्वल रेवन्ना मामला। ये देखिए, ये हेडलाइन छपी है, प्रज्वल सेक्सुअल अब्यूज केस फॉल्स विल अपेयर बिफोर एसआईटी ऑन May 31। तो प्रज्वल रेवन्ना जो है वो 31 मार्च से पहले एसआईटी के सामने पेश होंगे। जेडीएस के एमपी है प्रज्वल रेवन्ना, जो कि लगातार गंभीर आरोपों का सामना कर रहे हैं। और देखिए, इस मामले पर राजनीति भी दीपिका कितनी गरमाई है। भारतीय जनता पार्टी पर यह आरोप लगाए जा रहे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद प्रज्वल रेवन्ना के पक्ष में प्रचार प्रसार किया। और वहीं भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि वहां पर सरकार किसकी है, आपने कार्रवाई अभी तक क्यों नहीं की, आप किसका इंतजार कर रहे थे। तो आरोप प्रत्यारोप दोनों तरफ से चल रहे हैं। लेकिन फिलहाल प्रज्वल रेवन्ना का ये मामला, चूंकि महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ा मामला है, बड़ी तादाद में महिलाओं ने आरोप लगाया प्रज्वल रेवन्ना पर, और गंभीर आरोप, महिला उत्पीड़न का ये आरोप। अच्छा, प्रज्वल रेवन्ना ने ये दैनिक भास्कर में छपा है, उसमें क्या कहा है जरा जान लीजिए। सेक्स स्कैंडल केस में आरोपी जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना का वीडियो सामने आया। इसमें उन्होंने कहा कि 31 मई को एसआईटी के सामने पेश हो जाऊंगा। प्रज्वल ने कहा, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और अन्य ने मेरे खिलाफ सियासी साजिश की और बयान दिए, इससे मैं डिप्रेशन में चला गया, आइसोलेशन में चला गया था। तो प्रज्वल रेवन्ना ने यहाँ पर सफाई दी, कहा कि देखिए, आपकी बयानबाजी के चलते आपने इतनी तरीके से मुझ पे आरोप मढ़ दिए, इसके चलते मैं आइसोलेशन में चला गया, डिप्रेशन में चला गया। देखिए, हर मंच से आपने सुना होगा किस तरीके से जब प्रज्वल रेवन्ना का ये सेक्स स्कैंडल का मामला सामने आया था, तो किस तरीके से प्रियंका गांधी ने साफ तौर पर बीजेपी को घेरा। बीजेपी को घेरने का मकसद इसलिए भी था क्योंकि जेडीएस की सहयोगी पार्टी है, और कहीं ना कहीं आपको ये भी याद होगा कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मैसूर में प्रज्वल रेवन्ना के लिए प्रचार प्रसार किया था, और इसी को लेकर लगातार राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने प्रज्वल रेवन्ना पे सवाल खड़े किए। हालांकि वक्त रहते कह सकते हैं कि तमाम चीज़ों को दुरुस्त करने की कोशिश की, प्रज्वल रेवन्ना को सस्पेंड किया गया। बीजेपी ने इन तमाम चीज़ों से पल्ला झाड़ लिया और सख्त से सख्त कार्रवाई करने की बात कही। लेकिन हाल ही में एक हफ्ते के भीतर आपको याद होगा, साफ तौर पर कर्नाटक के सीएम ने भी प्रधानमंत्री मोदी को खत लिखा था, चिट्ठी लिखी थी, उन्होंने कहा था इसको सस्पेंड किया जाए। इसके बाद अब ये कहा जा सकता है कि प्रज्वल रेवन्ना जो है वो कहीं ना कहीं अब सामने आने की कोशिश में जुट गए हैं, क्योंकि राजनीतिक करियर भी है उनका, वो भी खतरे में पड़ सकता है। और शायद इसी वजह से ये वीडियो जो है जारी किया गया और कहा गया कि सबसे पहले तो मैं पार्टी कार्यकर्ताओं से, अपने माता पिता से और अपने दादाजी से माफी मांगना चाहता हूं। जो तमाम आरोप मुझ पर लगाए गए हैं वो पूरी तरह से निराधार है। और वहीं कर्नाटक के गृह मंत्री की तरफ से कहा जा रहा है कि जैसे ही वो आएंगे उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं सभी अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, पाक साफ बनने की कोशिश कर रहे हैं। और उसी कड़ी में जैसे कि आपने भी जिक्र किया, चूंकि राजनीतिक करियर दांव पर लगा है, ऐसे में तो कदम उठाना ही होगा, सामने आना ही होगा। बहरहाल एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले लेते हैं, फौरन हाजिर हो रहे कुछ और खबरों के साथ। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं चुनावी खबर। अखबार पर नजर बढ़ेंगे आगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का बयान आया, कहा मुश्किल वक्त में पीएम मोदी ने नहीं दिया था हिमाचल प्रदेश पर ध्यान। द हिंदू ने इस खबर को तरजीह दी। प्रियंका गांधी ने केंद्र की भाजपा सरकार और पीएम नरेंद्र मोदी पर कई गंभीर आरोप लगाए। प्रियंका ने आरोप लगाते हुए कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश में लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई कांग्रेस सरकार को गिराने के लिए धन बल का इस्तेमाल कर हर संभव कोशिश की। तो देखिए, पीएम अबेंडन एचपी इन टाइम ऑफ क्राइसिस, सेज प्रियंका गांधी वाड्रा। तो
तो कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी वाड्रा ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाया कि उन्होंने हिमाचल प्रदेश को उस वक्त छोड़ दिया जब 2023 में यहां पर जबरदस्त बारिश हुई थी। उन्होंने तमाम तरह के दावे किए, कहा कि मेरा घर है, मेरा राज्य है हिमाचल प्रदेश, लेकिन यहाँ की जनता की उन्हें कोई फिक्र नहीं है। देखिए, चंबा और शाहपुर में एक मीटिंग को एड्रेस कर रही थी प्रियंका गांधी। कांगड़ा कॉन्स्टिट्यूएंसी है लोकसभा की, और इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य का दौरा नहीं किया जब इतना बड़ा संकट राज्य पर आया था, और ना ही किसी भी तरह की वित्तीय सहायता जो है वो यहाँ की जनता को मुहैया कराई है। इसके साथ ही साथ प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने कभी भी यहाँ की जनता के हित के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। और देखिए, उन्होंने कहा कि जो केंद्र सरकार की नीतियां हैं वो महंगाई के लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार है, और जिस तरह से लगातार देश में बेरोजगारी बढ़ रही है इसके लिए भी जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि अग्निवीर जो योजना है वो इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। इस योजना के तहत बहुत सारे युवा जो हैं वो कहीं ना कहीं बेरोजगार नजर आ रहे हैं। 4 साल हो चुके हैं, पेंशन नहीं मिल रही, और कहीं ना कहीं जो लोग शहीद हुए हैं उन्हें, उनके परिवार को वित्तीय सहायता, वित्तीय मदद नहीं दी जा रही। इस दौरान कांग्रेस की तरफ से जिक्र ये भी किया गया, जैसे कि हम पहले ही बता रहे थे, राहुल गांधी की खबर में जिक्र कर रहे थे कि 8,500 रुपये महिलाओं को हर महीने दिए जाएंगे, और जो 50% रिजर्वेशन है वो बना रहेगा। किसानों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी दिया जाएगा। ये तमाम बातें प्रियंका गांधी वाड्रा जो हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहती दिखाई दी। देखिए, एक तीर से कई निशाने साधे, क्योंकि आपको याद होगा हिमाचल प्रदेश में जिस तरीके से प्राकृतिक आपदा आई थी तब भी निशाना साधा गया कि यहाँ पर दोयम दर्जे का व्यवहार हिमाचल प्रदेश से किया गया। इसके बाद राज्यसभा चुनाव हुए थे, तब किस तरीके से हलचल हिमाचल प्रदेश में मच गई थी, और तब भी ये बात उन्होंने कहा कि चुनी हुई सरकार को किस तरीके से हटाने की कोशिश बीजेपी ने कही थी, वो षड्यंत्र करने की कोशिश की थी। इन तमाम बातों को लेकर भी प्रियंका गांधी वाड्रा ने निशाना साधा। चलिए आगे बढ़ जाएंगे। पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी का बयान सामने आया, कहा सरकार बनी तो सीएए को करना होगा रद्द। दैनिक जागरण ने इस खबर को तरजीह दी है। दैनिक जागरण ने इस खबर को छापा तो सीएए को रद्द करना होगा। दैनिक जागरण ने इस खबर को छापते हुए कहा, चूंकि हमेशा से आपने देखा होगा किस तरीके से ममता बनर्जी साफ तौर पर इस बात का विरोध करती आई हैं कि कहीं ना कहीं जो सीएए है इससे नुकसान होगा। सरकार बनी तो सीएए, एनआरसी और यूसीसी को रद्द करना होगा। देखिए, इस खबर को दैनिक जागरण ने जगह दी है। इस खबर को जरा हम दिखा रहे हैं आपको। बिल्कुल, तो देखिए, लगातार बीजेपी जो है वो सीएए की वकालत करती आई है, एनआरसी की वकालत करती आई है, यूसीसी की, और उसके उलट टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी का साफ तौर पर कहना है कि अगर सरकार बनी तो लागू नहीं होने देंगे। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने साफ तौर पर कह दिया है कि सीए को तो रद्द करवा देंगे, नहीं लागू होने देंगे। हम रॉयल बंगाल टाइगर की तरह है, मैं देश के लिए अपना खून देने के लिए भी तैयार हूँ। देखिए, ममता ने ये कहा कि आईएनडीआई के सामने मैंने 3 शर्तें रखी हैं। पहली, बाहर से समर्थन होगा, फिर शामिल होने की हामी भरी गई थी। साफ तौर पे कहा कि बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ये सुनियोजित तरीके से लोकसभा चुनाव के हर चरण से पहले नए नए दावपेच खेला जा रहा है। 5वें चरण से पहले ममता बनर्जी ने हुगली में कहा था कि अगर केंद्र में आईएनडीआई की सरकार बनती है तो उन्हें बाहर से समर्थन देंगी। ये पहली बात उन्होंने कही। अब दूसरी बात उन्होंने कह दी, इस पर जब विवाद बढ़ा तो 24 घंटे के भीतर ही यूटर्न उन्होंने ले लिया। अब आगे बढ़ती हुई उन्होंने कहा कि उनके बयानों का गलत अर्थ निकाल लिया गया। आगे बढ़ते हुए ये भी कह दिया गया कि देखिए, ये बताना नहीं भूली कि ओबीसी श्रेणी में आरक्षण को 17% बढ़ाकर 97 मुसलमानों को इसके दायरे में ला दिया गया। बताते चले कि दक्षिणी 24 परगना, उत्तर 24 परगना और कोलकाता में 1 जून को मतदान होना है। तो ममता बनर्जी ने कहा है कि यदि सरकार बनती है तो सीएए, एनआरसी को हम लागू नहीं होने देंगे। ये बात तय रही, क्योंकि साफ तौर पर ममता बनर्जी पहले भी इन दोनों ही बिलों का पुरजोर तरीके से विरोध कर रही हैं। जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने क्या कुछ कहा वो बता देते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के सत्ता में आने से बढ़ता है भ्रष्टाचार। अमर उजाला ने खबर को तरजीह दी है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कांग्रेस जब भी सत्ता में आती है तो भ्रष्टाचार बढ़ता है, जबकि पिछले 10 साल में देश में ऐसा कुछ नहीं हुआ, चूंकि बीजेपी की सरकार रही है। तो उनके खिलाफ अनियमितताओं का एक भी आरोप नहीं लगा है। ये साफ तौर पर कहते नजर आए हैं
राजनाथ सिंह। देखिए इस खबर को मोनिका भी दिखा रही है आपको। देखिए, कांग्रेस और उसके साथियों के सत्ता में आने पर ही चरम पर होता है भ्रष्टाचार, ये कहा है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। और भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक, ये तो भ्रष्टाचार भी एक बड़ा मुद्दा है चुनावों के दौरान, या फिर यूं कहे कि देश की सियासत के लिए, जिससे आम जनता का सरोकार भी है। और इस मुद्दे को भी उठाया गया है। रक्षा मंत्री ने कहा कि INDA गठबंधन वाले तुष्टीकरण की राजनीति करें। झारखंड पहुंचे थे रक्षा मंत्री, जिस दौरान उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं जो JMM है वो खनिज लूटने की कोशिश कर रही है, और किया भी है। झारखंड एक अमीर राज्य है, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं वो गरीब है। उन्होंने कहा कि राज्य के पूर्व CM भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में बंद है। झारखंड सरकार के एक मंत्री के निजी सहायक के घर से बड़ी मात्रा में नकदी जब्त की गई है, जो झारखंड के लोगों और देश भर के गरीबों के साथ धोखा है। उन्होंने कहा कि देखिए, जब भी कांग्रेस सत्ता में आती है तो सभी जानते हैं भ्रष्टाचार चरम पर होता है। बात चाहे हम 2G घोटाले की करें, कोयला घोटालों की करें, या फिर दूसरे कई घोटालों का जिक्र भी राजनाथ सिंह ने इस दौरान किया। 60 साल वर्सेस 10 साल का उन्होंने कह सकते हैं कंपैरिजन इस मंच से कर डाला। उन्होंने कहा कि देखिए, जब भी कांग्रेस जो है सरकार में आती है, सत्ता में आती है, तो कॉमनवेल्थ घोटाला हो गया, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हो गया, कोयला घोटाला हो गया, ये तमाम घोटालों को एक एक करके राजनाथ सिंह ने गिना दिया। उसके अलावा उन्होंने कहा कि देखिए 10 साल से हम सत्ता में है ना, तो एक भी घोटाला आप गिना दीजिए। ये बात अमित शाह ने भी कही थी कि आप घोटाला नहीं गिना सकते, हमारी सरकार पर आप एक दाग नहीं है, उस दाग को दिखा नहीं सकते। छुट्टी मनाने के लिए आप बाहर चले जाते हैं, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री मोदी कहीं बाहर नहीं जाते। सारी छुट्टियां यूं कहे कि दिवाली तक वह सैनिकों के साथ मनाते हैं। ये तमाम बातें गिनाते राजनाथ सिंह नजर आए। चलिए आगे बढ़ जाएंगे। यूपी के CM योगी आदित्यनाथ का बयान आया, कहा देश शरिया से नहीं कानून से चलेगा। दैनिक जागरण ने इस खबर को जगह दी है। तो देखिए एक बार फिर से अपने बेबाक अंदाज में नजर आए योगी आदित्यनाथ, तमाम बड़ी बातें कहते नजर आए। भारत शरिया कानून से नहीं संविधान से चलेगा। सपा कहती है कि मंदिर बेकार है, अरे जो राम का नहीं वो हमारे किसी काम का नहीं, ये कहा उन्होंने। मंदिर के असली हकदार तो आप लोग हैं, अपने कमल को वोट देकर मजबूत किया तो राम मंदिर बना, ये कहा है भारतीय जनता पार्टी के फाइब्रेंट नेता योगी आदित्यनाथ ने। देखिए, देश शरिया से नहीं संविधान से चलेगा। CM योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से मुखर होते नजर आए। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि किस तरीके से 500 वर्षों के बाद अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बना। PM ने भगवा बिरसा मुंडा की स्मृति में 2025 को जनजातीय गौरव वर्ष के रूप में मनाने का ऐलान किया। वाराणसी में CM ने कहा कि आज जो काशी सोचती है वो पूरा देश सोचता है। 10 वर्षों में PM ने देश के साथ काशी की भी तरक्की की तकदीर बदल दी। आज काशी का पुराना वैभव लौटा। यहाँ के घाटों पर 24 घंटे उत्सव का माहौल रहता है, जबकि इसके पहले इसका अस्तित्व खत्म हो गया था। तो एक एक करके CM योगी आदित्यनाथ ने तमाम बातों को गिनाया कि शरिया से नहीं चलेगा कानून, वह संविधान से चलेगा। और जो कांग्रेस INDA गठबंधन ये कहती है कि जैसे ही बीजेपी वापस सत्ता में आएगी संविधान को खत्म कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। संविधान यथावत रहेगा, जो सा चलता आ रहा है वैसा चलेगा। और आप राम के कहीं ना कहीं विरोधी रहे हैं, लेकिन बीजेपी हमेशा से राम के सपोर्टी रही है, राम की अनुयायी रही है। तो चलिए, चुनावी खबर अखबार पर नजर में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ और ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया, और अभी के लिए फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।